नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस अध्याय में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका भाग 2। तो भाग 1 में हमने क्या सीखा था? भाग 1 में हमने बात करी थी पदार्थों के जो आवेशित कण हैं उनके विषय में, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने समझा था परमाणु के मॉडल के विषय में, मतलब आपका जो परमाणु संरचना है उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल आ चुके थे। पहला था आपका थॉमसन का मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड का मॉडल। अब हम आज इस भाग में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के वितरण को और समझने वाले हैं संयोजकता की अवधारणा के विषय में। आगे हम चर्चा करेंगे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक जैसी अवधारणाओं के विषय में। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, कहीं इधर उधर नहीं देखना है। पढ़ने वाले हैं आज बहुत बढ़िया सा सिद्धांत और एक नया मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का जो मॉडल है उसे और आपकी संयोजकता को। पर नील्स बोर का मॉडल पढ़ने से पहले क्या करें, थॉमसन और रदरफोर्ड को 5 मिनट में क्या करते हैं, दोहरा लेते हैं। ठीक, तो चलिए, क्या कहा था आपके थॉमसन ने? हम अगर बात करते हैं थॉमसन के विषय में, तो थॉमसन जी जो है उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका परमाणु है, ठीक, ये गोला है ना? और ये कैसा गोला है? ये आपका धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? ये धनावेशित गोला है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरीके से विद्यमान है। ठीक, अब उन्होंने एक और बात कही कि ये जो धनावेशित गोला है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इतने अच्छे तरीके से विद्यमान है कि इनका जो परिमाण है वो क्या है, वो आपका बराबर है। मतलब जितने आपके धनावेशित है उतने ही आपके ऋणावेशित है। ठीक, तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को नीरस कर देंगे और ये जो आपका परमाणु है ये आपका कैसा हो जाएगा, उदासीन यहाँ पर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन यहाँ हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो परमाणु है उसकी संरचना तो इस प्रकार की नहीं होती है। ठीक, तो अब कौन आए? रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने एक प्रयोग करा। कौन आए अपने पास? रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने एक प्रयोग करा जिसका नाम क्या था? स्वर्ण पत्र प्रयोग इसका नाम था। क्या नाम था इसका? स्वर्ण पत्र प्रयोग इसका नाम था। और उन्होंने इस पर क्या किया था? जब प्रयोग किया तो क्या काम में लिया था? अल्फा कण यहाँ पर काम में लिए थे। क्या काम में लिए थे? अल्फा कण काम में लिए थे। और उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो आपका परमाणु है इसके अंदर इसका जो समस्त द्रव्यमान है वो केंद्रित है। ठीक, यानी कि जो धनावेश है वो आपका केंद्र में उपस्थित है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो धनावेश आपका केंद्र में उपस्थित है तो इसे उन्होंने क्या नाम दिया था? नाभिक उन्होंने कह दिया था। क्या कह दिया था उन्होंने? इसे नाभिक कह दिया था। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर है? तो उन्होंने ये कहा कि ये नाभिक है आपका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस तरीके से गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो इस तरीके से गति कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो इस तरीके का है कि जब हम क्या करते हैं, किसी गार्डन में घूमते हैं और फिर हमारी ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे क्या होते हैं, हम थकते हैं, हमारी ऊर्जा में कमी होती है। उसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है तो कभी तो इसकी ऊर्जा में कमी होगी। ठीक, इसकी ऊर्जा का भी ह्रास होगा। तो ये क्या है, नाभिक में विलय हो जाना चाहिए। पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक में विलय होता है तो मतलब परमाणु आपका अस्थिर है। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु तो कैसा होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है, स्थिर होता है वो। तो ये जो प्रश्न है इसके बारे में रदरफोर्ड जो है वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई अब तो समझ नहीं आ रहा। फिर वैज्ञानिकों ने प्रयोग करे और तब कौन आए आपके पास? नील्स बोर आए। कौन आए तब आपके पास?
नील्स बोर आ गए और नील्स बोर ने कहा कि भाई ये जो आपका परमाणु मॉडल है ये सही है, लेकिन अब इसमें जो कमी रह गई है मैं सिर्फ उसको दूर करूंगा। तो नील्स बोर जो आए उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया जो कि क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के वितरण को, यानी आपका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, किस तरीके से वो चक्रण कर रहे हैं, चक्रण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन सब सवालों के जवाब आपको किसने दे दिए, नील्स बोर ने यहाँ दे दिए। और उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरा एक परमाणु मॉडल है जो इलेक्ट्रॉन के वितरण के विषय में आपको सारी जानकारी दे देगा। तो देखो, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु का एक मॉडल प्रस्तावित किया। अब यहाँ मैंने स्थायित्व क्यों बोला, क्योंकि भाई रदरफोर्ड के मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि भाई वो तो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, हम जानते हैं परमाणु स्थायी है, ठीक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है तो फिर परमाणु का स्थायित्व जो है वो क्वेश्चन मार्क बन गया भाई कि स्थायित्व कैसे होगा। तो इसलिए जो नील्स बोर आए उन्होंने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करी और उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें क्या बताया कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके से आपके परमाणु में क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है, किस तरीके से व्यवस्थित हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो उन्होंने इसके लिए क्या करा, अपने को अभिग्रहित दिए, मतलब पोस्टुलेट्स दिए। अब वो अभिग्रहित अपने को क्या सिखाते हैं कि भाई आपका जो बोहर का परमाणु मॉडल है उसमें जो आपके अभिग्रहित है, देखो पहले नंबर का अभिग्रहित कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, बोहर ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से वितरित नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से घूमे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो अब कैसा है वो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। और इन कक्षाओं को उन्होंने क्या कहा, विविक्त कक्षा उन्होंने कह दिया। पहली बात बता दी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं चल रहा, वो क्या हो रहा है कि आपके फिक्स्ड कक्षा बना रखी है, निश्चित पाथ है उसका, उसी में ही वो चक्रण कर रहा है। और उन कक्षा को आप क्या कह रहे हो, विविक्त कक्षा आप उन्हें कह रहे हो। पहला अभिग्रहित हो गया। दूसरा अभिग्रहित उन्होंने अपने को क्या दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या नहीं होता, ह्रास नहीं होता। हमने क्या कहा कि भाई हम चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, तब उनकी ऊर्जा का क्या नहीं हो रहा है, ह्रास नहीं हो रहा। इसलिए अब हम कह रहे थे ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में विलय हो जाना चाहिए, जब ह्रास नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में विलय नहीं होगा। क्लियर हो गई। इन कक्षाओं या कोशों को उन्होंने क्या कहा, ऊर्जा स्तर उन्होंने कह दिया। क्या कह दिया उन्होंने, इन्हें ऊर्जा स्तर कह दिया कि ये जो आपकी कक्षाएं बनी है परमाणु के चारों तरफ, ये क्या है, ऊर्जा स्तर है। और हर कक्षा की या हर कोश की ऊर्जा कैसी होगी, भिन्न भिन्न यहाँ पर होगी, क्योंकि उन कोशों में क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोश की जो ऊर्जा है उसके हिसाब से होगी। ठीक, आगे देखो, ये जो कक्षाएं हैं इनको क्या बोला उन्होंने, KLMN नाम दे दिया इन्होंने। और KLMN के मान कैसे निकाले जाते हैं, 1 2 3 से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो परिकलन है उसके लिए एक सूत्र दिया, जिसका सूत्र क्या था, 2n²। ठीक, अब अगर मैं जो हूं वो K का मान 1 रखती हूँ, ठीक, अब अगर K का मान 1 रखा तो यहाँ पर 2n² होता है, तो 2 और 1 रख दिया यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 2। इसका मतलब आपका जो K है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। क्लियर हुई बात। अब बात कर रहे हैं L के विषय में, तो यहाँ पर फिर से रख दो 2n²। ठीक, अब L के लिए आप रख दो 2। ठीक है, तो आप यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करना है आपको, क्या करना है, 2 का स्क्वायर आपको करना है। ठीक, तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुणा कर दोगे कि तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो L है उसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊर्जा जो है उसका अंतर यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपकी कक्षाएं हैं इन्हें आप क्या कहते हो, ऊर्जा स्तर कहते हो। क्या कहते हो आप इन्हें, ऊर्जा स्तर यहाँ पर कहते हो। क्लियर हो गई बात। अब ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे पास M भी है और N भी है। M का मान आप 3 रख दो, N का मान
आप 4 रख दो। अब यहाँ रखो आप 3 का जो स्क्वायर है वो आपके पास कितना हो जाता है, 3 तिया 9, तो 9 होता है। और 9 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। यानी कि m में जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 18 यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखो 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं और फिर 18 आ सकते हैं। तो इन दोनों की ऊर्जा में भी क्या होगा, अंतर होगा। बात समझ में आ रही है। फिर आपने 4 रखा तो अब क्या करो, 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाता है वो 16, और 16 दूनी कितने होते हैं, 32। तो यहाँ पर आपके पास जो n में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। तो प्रत्येक कक्ष में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इस सूत्र द्वारा निकाली गई, प्लस आप ये देखो कि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, यानी कि इनकी ऊर्जा भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये रहा आपका नाभिक, ठीक, क्या है ये, नाभिक। और नाभिक जो है उसके चारों ओर आपकी क्या है, कोश बने हुए हैं। तो नाभिक के पास का जो पहला कोश होता है उसे आप क्या कहते हो, के कहते हो, जहां आप क्या रखते हो, n बराबर 1 रखते हो। तो यहाँ पर आपके पास कितने आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाते हैं, ठीक। अब आप आगे चलो, फिर आप दूसरा जो कोश है उसे L कहते हो, ठीक। वहां पर आप क्या मान रखते हो, n का 2 मान आप रखते हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक। फिर आप आ जाते हो तीसरे की तरफ, और तीसरे में आप उसका नाम क्या रखते हो, m रखते हो। वहां n बराबर कितना रखते हो, 3 रखते हो। कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, वहां पर आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक। फिर आप आ जाते हैं चौथे की तरफ, और चौथे का नाम क्या है, n रखते हो। वहां n बराबर आप कितना रखते हो, 4 रखते हो, और आपको 32 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बात आई समझ में कि ये जो नाभिक है, आप नाभिक से बाहर की तरफ चलो, ठीक, यहां से चलो, उल्टा नहीं आना, इस तरफ से आपको जाना है। तो पहले के, फिर L, फिर M, और फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर N आपका आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए। चलिए देख लेते हैं इसको कि किस तरीके से हमने निकाले कि ये जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है ये कैसे हुआ। परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए बोर और बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है कि इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए। तो किस तरीके से दिए भाई, 2n² सूत्र की सहायता से उन्होंने दिए। और कैसे निकाले थे हमने, इसी तरीके से निकाले थे। तो आपको पता है K, L, M, N, यहाँ पर n का मान है। यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या लिखी है जो हम निकाल चुके हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने देखे कैसे या भरे कैसे। तो देखो, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, 8 यहाँ पर हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बाह्यतम कोश है उसके अंदर आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, मतलब 9 नहीं कर सकते आप, 8 ही उसकी मैक्सिमम लिमिट है। 8 से कम हो सकते हैं पर 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर हम नियॉन की बात करें तो देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन की बात करोगे तो यहाँ भी आपको 8 दिखाई दे रहे हैं। क्रिप्टॉन और जिनॉन की अगर आप बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि सबके बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके जो कोश हैं वो भी अलग अलग है। जैसे नियॉन है आपके पास, ठीक, तो यहाँ पर ये K है और ये L है, ठीक। अब नीचे आओगे तो ये K है, ये L है, ये M है। तो M में भी कितने होने चाहिए, 8 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं आपके पास। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं और अब समझते हैं एक पॉइंट को। और पॉइंट कहता है किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन का कक्ष है वो पूर्ण रूप से ना भरा हो। कैसे, देखो ये तो आपका हो गया है नाभिक, ठीक है। नाभिक जो है इसमें हमने बना दिया है प्लस का चिन्ह, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि संपूर्ण जो द्रव्यमान है, धनावेश है, वो केंद्र में स्थित है, तो हमने नाभिक बना दिया। अब नाभिक के बाद हमने पहली कक्षा बनाई और वहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, क्योंकि K बराबर कितना हो जाता है, 2। क्लियर हो गई। अब आप
आपने दूसरी कक्षा बनाई, और जब आपने दूसरी कक्षा बनाई तो यहाँ तो 8 आ सकते हैं ना। तो अब आपने क्या करा, 1 भर दिया, 2 3 भर दिए, 4 5 भर दिए, 6 यहाँ पर भर दिए। अब आप चले गए तीसरी वाली के अंदर, तो जब आप तीसरी में गए तो आप इसे नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पर जगह है ना, तो हम पहले इसे पूरा करेंगे, फिर हम कहाँ चलेंगे, तीसरे वाले कोश की तरफ चलेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? इस बिंदु का यही अर्थ है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और समझते हैं। तो ये जो आपकी परमाणविक संरचना है तत्वों की, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे भरे गए। देखो, ये जो होता है ये आपका 1 नंबर पर आता है, ठीक। अब 1 नंबर पर आता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 ही है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो, ये जो पहला कोश है इसमें अभी एक और इलेक्ट्रॉन की जगह है, ठीक। तो हम चले गए हैं 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर कौन है अपने पास, हीलियम है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। अब ये वाला जो कोश है ये के कोश है, जो कि पूरा हो गया है। क्लियर हो गई? तो अब इस कोश में तो हम भर नहीं सकते, अब हम कहाँ चलेंगे, अगले कोश की तरफ चलेंगे। तो ये रहा हमारा अगला कोश, और ये लिथियम है जो कि 3 नंबर पर आता है, ठीक है। अब जब लिथियम में आपने भरा तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने इसमें, 3। तो इसका मतलब अभी तो आपके पास यहाँ बाहर वाले के अंदर कितना आएगा, 1 ही आया। तो अभी तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जगह है, 7 इलेक्ट्रॉन की और जगह है। क्यों? कितने हो सकते हैं, 8 यहाँ हो सकते हैं। तो अब हम नया वाला जो कोश है वो नहीं ले सकते। बात समझ में आई? अब हम पहुंच गए यहाँ पर, जिसका जो नंबर है वो कितना हो जाता है, 4। यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। पर अभी भी हम अगला वाला कोश नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। फिर आप बोरोन के पास चले गए, जो कि 5 होता है। तो बाह्यतम कोश में आपको दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक। लेकिन अभी भी आप नहीं ले सकते हैं। फिर आप आ गए हैं कार्बन पर, जिसका नंबर है 6। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 और 2 जो है वो अंदर हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। आगे आप चले तो ये होता है आपका 7 नंबर का, ऑक्सीजन 8 नंबर का, फ्लोरीन आपका 9 नंबर का, और नियॉन जो है ये 10 नंबर पर आता है, ठीक। अब आप यहाँ देखो, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2। तो अंदर वाला जो कोश है वो तो पूर्ण रूप से भर गया। अब आप कहाँ चलेंगे, बाहर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो गए हैं पूरे के पूरे 8 आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब अब इस कोश में और इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे, नया कोश यहाँ पर लेंगे। तो आपके पास आया है सोडियम, जो कि नंबर आता है 11 पर। तो 11 नंबर पर यह आता है। तो 8 तो आपने ऑलरेडी भर दिए, 1 बचता है आपके पास, जिसके लिए आपने क्या करा है, नया कोश लिया है। अब आप क्या करोगे, इन कोश में जब तक इलेक्ट्रॉन भरोगे कि ये 8 ना हो जाए। भाई जब 8 होंगे तब हम नया कोश लेंगे। तो ये जो मैग्नीशियम है ये आता है आपके 12 नंबर पर। तो आप देखो, बाह्यतम जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 10 हमारे पास नियॉन तक पूरे हो चुके थे। क्लियर हो गई? नए कोश में फिर कहां से भरे जाएंगे, नए सिरे से भरे जाएंगे। एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 नंबर पर आता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। क्लियर हो गई? हमने कोश नहीं बदला। अब हम इसे तब तक भरे जाएंगे जब तक कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो आप आर्गन जो है उसको देखिए ध्यान से, कि ये वाला आपका पूरा भरा हुआ है, ये वाला भी आपका पूरा भरा हुआ है। अब जो हमने नया कोश लिया था उसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए हैं, 8 यहाँ पर हो गए हैं। तो बात आपको समझ में आ गई कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि पहले आप जो है अंदर वाला पूर्ण रूप से भरिएगा और फिर आप बाहर चलिएगा। तो समझ में आ गया है आपको कि किसका नंबर क्या है और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं संयोजकता के विषय में, कि ये जो संयोजकता है वो क्या होती है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, ठीक,
बात समझ में आई? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, क्या कहलाती है? कि आपके पास कोई परमाणु दिया है, उस परमाणु का बाह्यतम कोश ले लो, उस कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। जैसे कि आप देखो सोडियम, ठीक, अब सोडियम जो है 11 नंबर पर आता है और इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं। तो ये रहा इसका बाह्यतम कोश, और इस बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है इसकी संयोजकता कितनी होती है? एक इसकी संयोजकता होती है। बात समझ में आ गई? आगे देखो एल्यूमिनियम जो है ये 13 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर आता है। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा है? 2, 8 और 3। ये रहा इसका बाह्यतम कोश, और यहाँ पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो कितनी हो गई है? 3 यहाँ पर हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखो ये है आपका ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखो कि ये रहा इसका बाह्यतम कोश, ठीक। अब बाह्यतम कोश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6। अब 6 इसकी संयोजकता नहीं होगी। यहाँ पर एक नियम लग जाता है कि भाई ये जो आपकी संयोजकता है अगर 4 है या 4 से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां है वही संयोजकता होगी। पर यदि 4 से ज्यादा है तो आप 8 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि कोश की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 8 है। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन ही वो भर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे। तो जब आप 8 में से 6 को माइनस करोगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ जाएगी? 2 यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता आ जाएगी, ठीक। अब क्लोरीन की अगर आप बात करेंगे तो ये जो क्लोरीन है आपका, इसमें आप देखिएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। कितने भरे हुए हैं? 7। तो 8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? संयोजकता समझ में आ गई? क्या याद रखना है कि आपका कोई परमाणु है, उस परमाणु का बाह्यतम कोश है, उस कोश में जितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं उन इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या बनेगी? संयोजकता बनेगी। अगर 4 से कम है तो वही संयोजकता है, अगर 4 से क्या है? ज्यादा है तो 8 में से घटा के निकाल लो। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो परमाणु की मैक्सिमम लिमिट है, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब एक कोश की मैक्सिमम लिमिट कितनी हुई? 8 हो गई। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अष्टक के नियम की। अब भाई हम इतनी देर से एक बात किए जा रहे हैं कि भाई ये जो परमाणु की मैक्सिमम लिमिट है 8 ही है, ठीक। एक जो कोश है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा ये नहीं ले सकता है, ये 9 नहीं कर सकता है, कम कर सकता है पर ज्यादा नहीं ले सकता। और सारे के सारे चाहते हैं कि भाई 8 हो जाए हमारे पास। क्यों भाई? 8 ही क्यों? तो भाई एक नियम है जिसका नाम है अष्टक का नियम, और ये नियम परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए है। और स्थायित्व कौन नहीं चाहता? मतलब अपने जीवन में स्टेबिलिटी कौन नहीं चाहता? सब क्या चाहते हैं? पढ़ लिख करके बढ़िया स्टेबल हो जाए लाइफ में। तो भाई परमाणु भी ऐसा ही चाहता है कि पढ़ लिख करके, अब वो पढ़ तो सकता नहीं ना, तो वो चाहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लुआ करके या दे करके कैसा हो जाऊं? स्थायी यहाँ पर हो जाऊं। तो भाई ये जो अष्टक का नियम है ये कहता है किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश है उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका परमाणु कैसा हो जाएगा? स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, स्थायी हो जाएगा। पर अब आप एक बात और सोचो कि भाई जो स्थायी हो गया है, ठीक, वो क्रिया करेगा क्या? नहीं, वो तो क्रिया नहीं करेगा। भाई जिसके पास स्थायित्व है, जिसके पास सब कुछ आ गया है, ठीक, अब वो क्रिया क्यों करेगा? वो क्यों मेहनत करेगा? नहीं करेगा। तो जो स्थायी हो जाते हैं वो मेहनत नहीं करते, मतलब वो सक्रिय नहीं होते हैं विज्ञान की भाषा में, यानी कि वो क्रिया नहीं करते हैं। देखिएगा प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। क्या चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे मुझे जो इलेक्ट्रॉन दान में देना पड़ जाए, या मुझे किसी से लेना पड़ जाए, या मुझे साझा
करना पड़ जाए, 3 ही चीजें कर सकते हैं। भाई सोचो आपके पास कमी है किसी चीज की तो क्या करोगे, किसी से ले लोगे और पूर्ति करोगे। ज्यादा है तो क्या करोगे, किसी को दे दोगे और पूर्ति कर लोगे। अब बराबर बराबर है तो क्या करेंगे, ना दे सकते ना ले सकते, तो साझा कर लेंगे। भाई तू मेरे भी मान ले और मैं आपके भी मान लूं। ठीक, यही करते हैं। तो यही यहां पर भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास क्या पता चला कि जो प्रत्येक आपका परमाणु है वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, लेकिन अपवाद है हमारे पास, कौन, हीलियम। और हमने देखा भी था कि ये जो आपका हीलियम होता है इसका जो बाह्यतम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक, समझ आया। चलो आगे चले और देखते हैं किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। वे 8 ही रखना चाहते हैं और रख भी 8 ही सकते हैं। ठीक, लेकिन जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण हो जाते हैं वो सक्रिय नहीं होते। भाई सब चीज आ गई, अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब काम वाम हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम बैठ जाते हैं। तो देखो जिनके पास 2 है, कोश पूर्ण हो गया इसलिए वो स्थायी है। अब यहाँ 8 हो गए हैं इसलिए ये स्थायी है, और यहाँ पर 3 आपको कोश दिख रहे हैं, लेकिन तीनों जो कोश है उसमें बाह्यतम कोश में आप देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो स्थायी हो गया। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। पहली चीज 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी चीज, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही मेहनत नहीं करता, काम करना बंद कर देता है, सक्रिय नहीं होता, कहता भैया हो गया अब काम वाम नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब 8 करने के लिए क्या करेगा, जिसके पास कम है वो क्या करेगा, भाई ले लेगा किसी से, जिसके पास ज्यादा है वो दे देगा किसी को जिसको जरूरत है, और जिनके पास बराबर है वो क्या करेंगे, भाई साझा कर लेंगे। इसका एक उदाहरण छोटा सा देखो, जैसे आपके पास यहाँ सोडियम है, ठीक, कौन है आपके पास, यहाँ पर सोडियम है। क्लियर हुई बात। तो ये हमने लिख दिया सोडियम। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण कितना है, 2, 8 और 1। ठीक, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आओ क्लोरीन के पास, इसके पास है 2, 8 और 7, बाह्यतम कोश में 7 है। अब आप सोचो इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 7 रुपए है। क्लियर। अब इनको करना है 8, क्योंकि अपने को 8 रुपए होते ही स्थायित्व मिल जाएगा। ठीक, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये इसको कोई 7 रुपए दे सकता है क्या, भाई दे सकता है क्या 7 रुपए? नहीं दे सकता। 7 रुपए कौन देगा? लेकिन आप बताओ क्या ये 1 रुपया छोड़ सकता है क्या? 1 रुपया तो हम भी छोड़ देते हैं ना, तो 1 रुपया छोड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अपना 1 रुपया दे देगा। जैसे ही देगा तो यहाँ पर 2 और 8 हो जाएंगे, और यहाँ भी 2, 8 और आपके पास 8 हो जाएंगे, और ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, जो कि क्या होता है आपका खाने का नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड आप इसको कहते हो। बात समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि ऐसे जो तत्व होते हैं, कैसे तत्व जो 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, वो जो आगे क्रिया नहीं करते, उनकी संयोजन क्षमता कैसी होती है, 0 होती है। जैसे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों काम करेंगे? ये तो पहले से ही स्थायित्व प्राप्त है, इनको किसी की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं और अब समझते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन के विषय में। किसके विषय में? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन? तो अभी हमने बात करी कि कोई परमाणु है, ठीक है भाई। अब इस परमाणु का बाह्यतम कोश है, वेरी गुड। इस कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो संयोजकता होती है, पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हो आप? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हो। मतलब कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में या कक्षा में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहेंगे। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक, अब इसको देखो, ये जो है आपका कौन है भाई? ये आपका हो गया है नाभिक। ठीक, अब ये वाला जो कोश है ये आपका हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन से हमने इसे भर दिया, पूर्ण हो गया। ठीक, फिर आप आ जाओ L पर, ठीक है। और जब आप L पर आएंगे तो आपको कितने भरने होते हैं? यहाँ पर 8 भरने होते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये
8 पूरा हो गया। ठीक, अब आ जाओ K के बाद L आया और L के बाद अब कौन आएगा, M आपके पास आएगा। ठीक, अब M में एक ही है तो ये वाला जो कोश है ये क्या है, आपका संयोजकता कोश है, और इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजकता आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, अब इस वाला ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसकी जो संयोजकता है, कितनी संयोजकता है इसकी, तो आप देखिए कि इसकी संयोजकता है 1, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। किसका चित्र आपको लग रहा है, ये सोडियम का चित्र है। किसका चित्र है, ये सोडियम का चित्र है, जो 11 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन समझ में आए, कोश समझ में आया, वितरण समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। अब कौन आया है, क्लोरीन हमने बनाया है। तो क्लोरीन जो है, देखो ये वाला तो आपका नाभिक हो गया है। कौन हो गया है भाई, नाभिक। अब ये वाला जो है ये हो गया है K, ये हो गया है L, ये हो गया है M। अब यहाँ K में कितने हैं, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन, पूर्ण हो गया। ठीक, अब आप आ जाओ L में 1 2 3 4 5 6 7 8, L भी पूर्ण हो गया। क्लियर हो गई भाई बात। तो वितरण देखें जरा, 2 हो गए, 8 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने हैं, 7। तो भाई आपने देखा कि सोडियम के पास कितना था भाई, सोडियम के पास 1 था, इसके पास 7 है। 7 रुपए तो दे या नहीं जाएंगे इससे। इसने क्या किया, 1 ले लिया और बंध का निर्माण कर लिया, जो कि कौन है, NaCl है। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब अगर इसकी संयोजकता मुझे निकालनी हो तो संयोजकता कैसे निकाली जाएगी, तो संयोजकता जो है आपकी, देखो बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7, यानी 4 से आपके पास ज्यादा। तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे और इसकी जो संयोजकता है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी होगी, 1। और हमने क्या करा था, जब आपको सोडियम क्लोराइड बनाना था तो हम कैसे बनाते थे कि सोडियम जो होता है +1, क्लोरीन जो होता है -1, तो 1 से 1 चले जाता है और आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है। अब ये प्लस क्यों, समझ में आया, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, इसलिए प्लस बना। इस क्लोरीन ने सोडियम से ले लिया, इसलिए क्या हुआ, माइनस। तो जब आप देते हो आप कैसे हो जाते हो, धन आवेशित। दान करते हैं ना अपन तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो उसने ऋण लिया तो कैसा होगा, ऋण आवेशित। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एक बहुत बढ़िया सी टेबल के विषय में। और इस टेबल में हमने सब कुछ डाल दिया। देखो तत्व का नाम लिख दिया, उनके प्रतीक लिख दिए, ठीक, उनकी परमाणु संख्या हमने लिख दी, फिर प्रोटॉन की संख्या लिख दी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वितरण और संयोजकता हमने लिख दी। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको क्या करनी है, याद आपको करनी है। कैसे याद करनी है अभी दिखा देते हैं। देखो ये 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 पे आता है, 4 5 6 7 8 और ये हो गए आपके 9। ठीक, अब आप देखो कि परमाणु संख्या भी क्या इसी नंबर के हिसाब से है क्या, देखो 1 1 2 2 3 4 5। क्लियर। अब आप आगे देखो, क्या जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है क्या, भाई बिल्कुल है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब उसके आगे देखो कि जो आपके प्रोटॉन की संख्या है क्या वही आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्या। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक देखो बराबर चल रहा है। तो आपको कोई भी एक चीज याद कर लो तो आप क्या करो, नंबर से याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक, अब आप जब इसे याद कर लोगे नंबर से तो फिर आपको प्रोटॉन की संख्या याद हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद हो गई और फिर क्या रहा, संयोजकता रही। तो संयोजकता आपको पता है कि कैसे हम निकालते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, कोई समस्या है। ये टेबल आगे भी है, इस तरीके से पूरी टेबल है और आपको यहाँ तक के जो तत्व हैं वो याद करने हैं क्योंकि परीक्षा में वो पूछे जाते हैं। चलिए बात समझ में आ गई, तो चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई
तो इस पूरे वीडियो से हमने क्या सीखा? आज इस वीडियो से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा, जो कि आपका क्या था? नील्स बोर का सिद्धांत था। किस विषय में था? इलेक्ट्रॉन के वितरण के विषय में ये सिद्धांत हमारे पास आया था। और हमने क्या सीखा? संयोजकता सीखी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सीखा, संयोजकता निकालना भी हमने यहाँ सीख लिया। क्लियर हो गई बात? तो अब क्या करें? कॉपी पेन को आप एक जगह रख दो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस संपूर्ण वीडियो को दोहराने वाले हैं बहुत शीघ्रता से। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी? बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, जो कि किस विषय पर आधारित था? आपके इलेक्ट्रॉन के वितरण पर आधारित था, कि ये जो आपका परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित हुए हैं। ठीक, फिर आप आ गए थे कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे हुआ। तो वहां पर उन्होंने अपने को एक सूत्र दिया, जो कि था 2n², और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दी? कक्ष भी दे दिए थे, K, L, M और N करके दे दिए थे। ठीक, जहां पे K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3 और N बराबर 4 था। जब आपने मान निकाला तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2, L में 8, M में 18 और आपके पास जो लास्ट वाला है N, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। फिर हम आ गए थे अष्टक के नियम पर, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि भाई 8 ही क्यों चाहिए, 9 ले लो, 10 ले लो, लेकिन नहीं, कोश की अधिकतम सीमा कितनी है? 8 ही तो है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो परमाणु आपका स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। बात समझ में आ गई है? फिर आ गई आपकी संयोजकता, और संयोजकता क्या थी? कि किसी परमाणु का जो बाह्यतम कोश है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपकी संयोजकता होगी, लेकिन अगर 4 से कम है तो वही संयोजकता हो जाएगी, पर अगर 4 से ज्यादा है तो फिर 8 में से माइनस करेंगे, क्योंकि कोश की जो सीमा है वो कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की सीमा है। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है? कॉपी पेन को उठाना है, क्योंकि अब क्या करने वाले हैं? प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? विकल्प ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, बहुत बढ़िया तरीके से विकल्प देखो, और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है? अपने को उत्तर यहाँ लिखना है। तो भाई स जो है इसका उत्तर सही है, यानी विकल्प जो है वो सही है। किसने दिया? ये नील्स बोर ने दिया था। KLMN कक्षाएं आपको यहाँ प्राप्त हुई थी। आगे चले, देखिए अगला प्रश्न क्या है। परमाणु की सबसे बाहरी जो कक्षा है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हो आप? वीडियो को पॉज करो, फटाफट से उत्तर लिखो। हम उसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम उसको? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। हम उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। किसने दिया ये कथन? भाई नील्स बोर के अभिग्रहित का पहला कथन था ये, यानी पहला अभिग्रहित था। तो सही है, बिल्कुल ये कथन एकदम सही है। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आपके जो तत्व वाली सारणी है, उसमें से तत्वों को सीरीज वाइज याद करना है, कि आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आपको याद करना है, जिससे आपको परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और संयोजकता याद हो जाए। फिर आपको याद करना है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और उसे बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास भी करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा आ जाता है कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो लिख दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है उसकी 3 कक्षाओं का चित्र यहाँ बना दीजिए। या फिर कुछ इस तरीके से प्रश्न आता है कि जो आपका कोश K और L है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो इसलिए अपने को क्या करना है? नील्स बोर का जो सिद्धांत है बढ़िया तरीके से पढ़ना है। फिर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि संयोजकता क्या होती है, और ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है। तो आपको क्या करना है? इन सभी का अभ्यास करना है, बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।